10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करवाने वाला हूं, वो आपने उसका ज़रा सा प्रोमो शुरू में देखा है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी मुंबई पार्टी के सीनियर नेता अबू आसिम आज़मी ने एक बड़ा बयान दिया है, जो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर भी है और कई सारे इश्यूज़ को उन्होंने उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों से लगातार वक्फ तरमीमी बिल जो अभी तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, जो जेपीसी के पास है, उसके ताल्लुक से लोग अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। और लोग कुछ ही चंद गिने चुने लोग हैं जो सरकार की शह पर सरकार के हाँ में हाँ मिलाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बबांगे दहल उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह के अबू आसिम आज़मी का बयान आया है, जिन्होंने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर साफ़ तौर पर अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी है और उन्होंने कुछ तथ्यपूर्वक इस बातों को रखा है। हम उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी ज़बानी ही हम तमाम तर बातों को सुनेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह से जो सरकार की मंशा है उस पर सवाल उठा रहे हैं और मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से नुकसानदेह है। बेहतर मैनेजमेंट के नाम पर बीजेपी इसमें डाका डालने की कोशिश कर रही है। बेहतर मैनेजमेंट और मुसलमानों के लिए, और बीजेपी, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता है। बीजेपी का दखल आना मतलब मुसलमानों के लिए कोई तकलीफ शुदा बात होने है, ये पक्की बात है। बीजेपी एक लैंड माफिया सरकार है, इसको ज़मीनों पर नज़र रख रही है। उसने हिंदुस्तान की सारी प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, क्या बचा है? सब बिकता जा रहा है। अब इनकी नीयत जो है ना, इनकी नीयत वक्फ बोर्ड पर आई है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी मजहबी प्रॉपर्टी है, मजहबी प्रॉपर्टी है जो 200-300 सालों से एक बड़ा लैंड बैंक है। ये 9 लाख एकड़ ज़मीन कोई चोरी और डाका डाल के नहीं ली गई है। ये 9 लाख ज़मीन लोगों ने अपनी वक्फ बोर्ड को दिया है, जो साहिब हैसियत थे। ज़मीन दरगाह, मस्जिद, यतीम खाना, मुसाफिर खाने के नाम पर दी गई हैं, फलाह के नाम पर किसी ने वक्फ किया है। 150 साल तक ब्रिटिश हुकूमत रही यहाँ पे। 150 साल तक ब्रिटिश हुकूमत ने कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया वक्फ बोर्ड को। कई इलाकों में राजा महाराजाओं ने हुकूमत को, उन्होंने बहुत सारी जायदादें वक्फ की हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने तकरीबन 700 एकड़ ज़मीन दापोली में बाबा याकूब खान की, रत्नागिरी में उन्होंने दिया, उसको बाबा याकूब को दिया उन्होंने वहाँ पे। कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति शाहू महाराज ने दरगाहों को और मस्जिदों को और मुस्लिम हॉस्टल के लिए बहुत जगह दिया। पिछले 75 सालों में वक्फ कानून की आड़ में वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जे की ऐसी कोशिश आज तक शायद किसी ने नहीं किया था जो ये हो रहा है। इस बिल में ये खतरा सबसे बड़ा है कि वक्फ बोर्ड को रबर स्टैम्प बनाना चाहती है सरकार। वक्फ बोर्ड सिर्फ रबर स्टैम्प बनेगा, वक्फ बोर्ड की सारा पावर एक कलेक्टर को देना। करीम भाई खोजा यतीम खाना था, यतीम खाना 1930 में वक्फ बोर्ड की इंक्वायरी हुई, वक्फ की लिस्ट में शामिल है ये यतीम खाना जो 1910 में बना था, 1910 में बना था ये। अब अगर ये बिल पास हुआ तो सरकार जैसा कलेक्टर को हुक्म देगी वैसा ही होगा। मैंने तो कहा था उस दिन, ये बिल्डिंग गिर तो नहीं सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के लीजी बनाओ इसको, वक्फ बोर्ड से लीज पर जगह लें। वो अब एक ही हल है कि अंबानी वक्फ बोर्ड के पास आएँ और कहें कि भाई ये ज़मीन आपकी है, मुझे इसको लीज पर दे दो, उसका लीज का भाड़ा हो जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये भी सरकार करना नहीं चाहती है। वक्फ का कानून यह है कि ज़मीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर, मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना, तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। ने वीडियो देखा जिसमें आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार इसके
जो लागू करना चाहती है वो पूरी तरह से, इनके कहने का तात्पर्य साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि सरकार वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हथियाना चाहती है, क्योंकि उसमें डीएम और दीगर ऑफिसर्स को घुसेड़ कर अपनी मनमर्जी के फैसला और अपनी मनमर्जी के से उन पर थोप कर उनको हड़पना चाहती है। अब आप आते हैं दूसरे मुद्दे पर। आपको पता है कि नीतीश राणे जिन्होंने पिछले दिनों गुस्ताख नबी रामगिरी महाराज की सपोर्ट करते हुए कहा था कि घरों में घुसकर मारेंगे, इस तरह की जो है नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था मुसलमानों के खिलाफ, अभी उन्होंने जो एक दूसरा प्रोग्राम और एक सम्मेलन को जो उन्होंने एड्रेस किया है उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए तो फिर हम बताएंगे कि बड़े क्या हैं और छोटे क्या हैं, जिसको लेकर जुबैर अहमद जो फैक्ट चेकर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और मुंबई पुलिस से इस बारे में सवाल किया है कि क्या मुंबई पुलिस ने इनको खुला छोड़ रखा है, कि किस तरह से खुले तौर पर मुसलमानों को धमकी दे रहा है कि अगर 20 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए, तो वो साफ तौर पर इस तरह का ऐलान कर रहे हैं कि अगर 24 घंटे को पुलिस हटा ली जाए तो वो बताएंगे कि छोटे क्या हैं और बड़े क्या हैं, जिससे ये भी लोग इशारा कर रहे हैं कि ये सीधे तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक और नेता थी जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर किस तरह से दोनों छोटे बड़े यानी ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष कर रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी कि 10 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, इस तरह की बातें कर रही थी। अब आपको हम दूसरा बयान दिखा रहे हैं कि जो एमईएम के नेता हैं वारिस पठान, उन्होंने गुस्ताख नबी नीतीश राणे रामगिरी महाराज और नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मुसलमानों को धमकाने और डराने का काम कर रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर जो महाराष्ट्र की पुलिस है उसकी जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाया है और उन्होंने किस तरह से पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। आप ज़रा ये वीडियोस देखिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं क्यों अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्यों अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, किस तरह से वो मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं। और जो है रामगिरी महाराज जिस पर गुस्ताख नबी होने के आरोप है उनके सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सिर्फ धर्म देखकर और कपड़े देखकर और दाढ़ी टोपी देखकर और इस तरह के कई सारे आरोप लगा रहे हैं, क्या इन सब चीज़ों को देखकर ही सिर्फ महाराष्ट्र की पुलिस कार्रवाई करती है और महाराष्ट्र की सरकार की जो मंशा है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से वो शरारती तत्वों को बढ़ावा दे रही है और नफरत को बढ़ावा दे रही है। आप जरा ये वीडियो देखिए और अंदाजा कीजिए। मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। आजा बेटा, बैठे आजा, मस्जिद में आएगा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। डरते नहीं है, हम चुड़िया पहन के नहीं बैठे, हम तुम कायदे कानून का पालन करते हैं, इसके लिए खामोश बैठे और हमारी खामोशी का इतना इम्तिहान मत लो। मुसलमान कायदे को मान रहा है इसलिए खामोश है, डरता किसी के बाप से भी नहीं है। और ये भी क्या कहा, 24 घंटे के लिए पुलिस को हटा दो, हम दिखा देंगे कौन बड़ा है छोटा है। हाँ, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोला होता तो अब तक मुझे उठा के जेल में डाल देते। अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, कब इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस को किसने रोका है इनके खिलाफ? क्या मजबूरी है? क्यों इसको हिरासत में नहीं लिया जाता? क्यों ऐसों को छोड़ दिया है? खुली फिजाओं में जाओ, अनाप शनाप बको मुसलमानों के खिलाफ। तो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े, इस तरह इसलिए बीजेपी इस तरह की ऊंची हरकत पे उतर आई है। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र की डीजीपी, चीफ मिनिस्टर संज्ञान ले इस बात का और फौरी तौर से इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसको उठा के जेल में डालो, वरना पूरी तरह से महाराष्ट्र के अंदर हिंसा फैलाने की काम कर रहे हैं ये लोग। क्या करेगा 24 घंटे के अंदर? पुलिस को उठा के सबको मार डालेंगे। आओ मार डालो। हाँ, क्या समझते तुम हम लोगों को? ये बंद करो बकवासबाजी तुम्हारी। सरकार का मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, फौरन इसको हिरासत में लो और इस तरह की बयानबाजी को सरकार बंद करे। मैंने तमाम तर वीडियोस को देखा और तमाम तर इश्यूज और मुद्दा को समझने की कोशिश की होगी। जो तमाम तर मुद्दे ऐसे हैं कि जिससे देश में नफरत को बढ़ावा मिल रहा है, उनको सरकार की मंशा पर, पुलिस की मंशा पर ये तमाम तर नेता सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 अभी लोकसभा इलेक्शन में कुछ दिनों पहले पेश हुआ था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है, जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के जो पास चला गया है, उस पर भी उन्होंने कहा है वो आज़मीने के मुसलमानों की एकता और एकजुटता
थी कि इन्होंने सेकुलर पार्टियों को वोट दिया और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल में पहली बार किसी बिल को, किसी कानून को पार्लियामेंट से वापस किसी कमेटी के पास जाना पड़ा। ये भी एक तरह से जो है एक देश में नफरत फैलाने, जो लोगों को करारी शिकस्त है कि किस तरह से जो नफरत की राजनीति कर रहे थे वो भी इस तरह मजबूर हो गए कि वो पार्लियामेंट में जो पेश हुआ वो कानून था, जो अमेंडमेंट था, जो तरमीम थी, उसको किसी कमेटी के पास जाना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों, इस तरह की रात दिन की फैलती हुई इस नफरत के खिलाफ आवाज़ उठानी इसलिए भी ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों से भारत का, देश का, मुल्क का जो माहौल ख़राब होता है वो ऐसे लोगों के ज़रिए ही होता है और इसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। ये नेता लोग अपनी रोटियां सेक कर और बरसरे इक़्तिदार पार्टी या किसी भी पार्टी में जुड़कर नफरत फैलाकर, नफरती भाषण देकर पार्लियामेंट या ईवान में पहुंच जाते हैं, किसी असेंबली में पहुंच जाते हैं और जो जनता इनके बयानबाजियों में आकर, बहकावे में आकर आपस में लड़ भिड़ जाती है और उसका नुकसान जो हो जाता है वो सिर्फ आम जनता को उठाना पड़ता है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।